विशाल और मेरी शादी को 5 साल गुजर गए थे, मगर अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं थी। विशाल मुझ पर भरोसा करते थे। मैं बांझ थी, मगर मैंने विशाल से झूठ बोल दिया था कि लेडी डॉक्टर ने कहा है हमारा बच्चा बहुत जल्द हो जाएगा, और विशाल ने भी मेरी बात पर विश्वास कर लिया था। लेकिन अब मैं और ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं झूठ बोल बोल कर थक चुकी थी। मैंने सोचा कि मुझे सारी सच्चाई अपने पति को बता देनी चाहिए। अब मैं उसे और धोखे में नहीं रखना चाहती थी। अपने पति को हकीकत बताने से पहले एक बार मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया था और पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मम्मी कहने लगी, तुम ऐसा करो कि अपने पति की दूसरी शादी करवा दो। तुम्हारा पति तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और तुम्हें छोड़ने का कभी सोचेगा भी नहीं। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, साथ ही दुख भी हुआ था। मुझे यही लगा कि मेरी मम्मी मुझसे दुश्मनी निकाल रही है, क्योंकि मैंने उनकी बहुत बदनामी कराई थी। मैं गुस्से से बोली, मम्मी मुझे आपसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इतना कहकर मैंने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया था। शाम के समय जब विशाल घर वापस आया तो मुझे देखकर बोला, क्या बात है काजल, तुमने कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? मैं बोली, मेरी किस्मत में ही अंधेरा लिख दिया गया है। उस अंधेरे का क्या करूं? मैं तो उजड़ गई हूँ। विशाल कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पति तुम्हारे पास मौजूद हूँ। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, फिर बैठे बिठाए तुम्हें क्या हो गया है? मैंने विशाल को फिर सब कुछ बता दिया कि मैं बांझ हूँ और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई थी। उसने कहा कि तुम बांझ हो और अब तुम उम्र भर बच्चा पैदा नहीं कर सकोगी। मेरी बात सुनकर विशाल पल भर के लिए उनके चेहरे पर उदासी उभर आई थी, लेकिन तुरंत ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई बात नहीं काजल, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। विशाल के तसल्ली देने पर मैंने अपना मूड ठीक कर लिया था, लेकिन एक दिन यह बात मेरी सास को भी पता चल गई और फिर उनका मूड बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। एक दिन हमारी पड़ोसन हमारे घर आई हुई थी। मेरी सास उनसे कहने लगी कि तुम मुझे कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दो, क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। हमारी पड़ोसन कहने लगी, तुम्हारी पहली बहू को क्या हो गया जो तुम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हो? तब मेरी सास बोली, वह बेचारी तो बांझ है, अब हमें तो अपनी नस्ल बढ़ाना है ना, इसलिए मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। अब यह सब बातें सुनकर मैं थर थर काँपने लगी थी। जब विशाल घर वापस आया तो मैंने रो रो कर उसे सारी कहानी सुनाई। विशाल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गया और अपनी माँ के पास खड़ा करके बोला, मम्मी काजल के अलावा मैं किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता और बच्चों से ज़्यादा अपनी पत्नी से मोहब्बत करता हूँ। इसलिए आज के बाद आप मेरी दूसरी शादी की चर्चा भी मत करना। मेरी सास ने गुस्से से सर झटका और कहने लगी, मैंने तो आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा जो अपनी बांझ पत्नी के इस कदर नाज नखरे उठाता हो। जबकि विशाल की बातें सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया था। बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि कितना प्यार करने वाला पति मिला है। मैंने दिल ही दिल में भगवान को धन्यवाद किया था कि विशाल का प्यार मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखना। रात हुई तो मैंने सोचा कि विशाल को चाय बना कर दे दूँ। मैं चाय बनाने किचन में आई तो मेरी सास के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मैं अपना नाम सुनकर चौंक गई थी। मैंने गौर किया तो वह अपनी बेटी से फ़ोन पर कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं काजल को तलाक दिलवा कर विशाल की दूसरी शादी जरूर करूँगी। तुम ऐसा करो कि उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। यह बातें सुनकर मेरे दिल पर बोझ आ गिरा था। मैं चाय बनाई बगैर ही कमरे में आकर लेट गई थी। मुझे अब अपनी मम्मी का ख्याल आया था, मगर पिछली बार उन्होंने जो मशवरा मुझे दिया था वह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वह भी मेरी सास की तरह मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मैंने ना चाहते हुए भी अपनी मम्मी को फ़ोन मिला दिया और मैं रोने लगी थी। मम्मी बोली, काजल बेटा तुम कहाँ गायब हो गई थी? क्या मेरे साथ बात करने को जी नहीं चाहता? मम्मी की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मुझे तो पता ही नहीं था
कि मेरी माँ मेरे खातिर तड़प रही होगी। मैं कहने लगी, मम्मी मेरी ज़िंदगी पहले तो बहुत ही खुशहाल थी, मगर जब से मुझे इस बात का पता चला है कि मैं बांझ हूँ, तब से हर समय मेरे सर पर तलवार लटकती रहती है। मेरी सास ने पड़ोसन से कहा है कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो। तुम कभी अपनी बेटी से कहती है कि इस बार बहू मैं अपनी पसंद की लेकर आऊंगी, तुम अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढो। मम्मी, विशाल बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरे खातिर अपनी माँ से लड़ जाता है, मगर आखिर है तो मर्द ही ना। कब तक मुझे अपने दिल की रानी बनाकर रखेगा? एक ना एक दिन तो उसे इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि उसकी ज़िंदगी में भी एक बच्चा होना चाहिए और उसे दूसरी शादी कर लेना चाहिए। मम्मी कहने लगी, मुझे एहसास है कि इस समय तुम पर क्या बीत रही होगी, इसलिए तो तुम्हें उस दिन इस बात का मैंने बोला था कि तुम विशाल की दूसरी शादी खुद अपने हाथों से करवा दो। वो अपने करोड़ों की जायदाद यूं ही तो छोड़कर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, उसे वारिस चाहिए होगा। आज नहीं तो कल वह दूसरी शादी के बारे में जरूर सोचने लगेगा। अगर तुम्हारे पति ने अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। मेरी मानो तो किसी गरीब घर की लड़की से शादी करवा दो, वह तुमसे दबकर रहेंगी और तुम्हारी एहसानमंद भी रहेंगी और कभी भी तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगी। बच्चे पैदा करेंगी तो तुम भी बराबर की माँ कहलाने की हकदार होगी। माँ की बातें सुनकर मुझे लगा था कि वह बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं बोली, मम्मी आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने सोच लिया था कि विशाल की दूसरी शादी करवाए बगैर मेरा अब इस घर में गुजारा मुमकिन नहीं है। हालांकि यह बात मेरे दिल पर किसी कयामत की तरह गुजर रही थी कि मैं खुद अपने ही हाथों अपने पति की शादी करवा रही थी, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी और मुझे विशाल पर विश्वास था कि विशाल का प्यार मेरे लिए कभी भी कम नहीं होगा। और इसलिए मैं घर वालों से चोरी छुपे विशाल के लिए लड़के ढूंढने लगी थी। मैं गांव की रहने वाली थी, गांव के चौधरी और सरपंच की इकलौती बेटी थी। मेरे माता पिता और भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत थी, मगर मुझे सिर्फ एक बात की कमी थी और वह यह थी कि मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप ने बचपन में ही तय कर रखा था और जिस लड़के से मेरा रिश्ता तय था उसका नाम रितेश था। उसने आज तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी, जबकि मैंने इंटर किया हुआ था। हमारे गांव में लड़की अगर इंटर पास कर ले तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और फिर रितेश बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। शिक्षा तो मेरे भाइयों ने भी हासिल नहीं की थी, मगर वह फिर भी सुलझे हुए थे। बात करने का ढंग उन्हें आता था। मम्मी ने मेरे भाइयों की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की थी, लेकिन रितेश को तो अच्छे बुरे की तमीज़ तक नहीं सिखाई गई थी। गांव की हर दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर चलता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे उससे बहुत ही नफरत हो गई थी। रितेश की एक बात जो मुझे बहुत ही बुरी लगती थी वह यह थी कि गांव की हर दूसरी लड़की से चक्कर चलाने के बावजूद वह मुझसे मोहब्बत का दावा करता था। मुझे काजल की जगह राधा कहकर बुलाया करता था। मुझसे कहता था कि राधा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। और मैं रितेश से कहती थी कि तुम्हारे लिए तो गांव की सारी लड़कियां हैं, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो वह कहता है कि कृष्णा तो सिर्फ राधा के होते हैं, बाकी तो सारी गोपियां हैं। एक बार रितेश मेरे लिए गांव के मेले से कांच की चूड़ियां लेकर आया था। रितेश के इन लोफर हरकतों से मुझे गुस्सा आता था। मैं रितेश की लाई हुई चूड़ियां अपने पैरों के नीचे डालकर तोड़ दी थी। मेरी इस हरकत से मैंने पहली बार रितेश की आंखों में आंसू देखे थे और रितेश की आंखों में आंसू देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। लेकिन रितेश इतना घिरा हुआ था कि अगले ही दिन एक लड़की के साथ घूमते मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था और फिर मेरे दिल में जो उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी जगी थी वह भी खत्म हो गई थी। मम्मी पापा से बात करती तो वह कहते कि कोई बात नहीं, रितेश अभी बच्चा है और खुद ही संभल जाएगा। खैर, कुछ साल पहले ही मेरे बड़े भाई ने गांव में अस्पताल बनाने के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी। उन्हीं दिनों एक टीम गांव में आई थी और ज़मीन वगैरह का परीक्षण कर रही थी और फिर गांव में एक बहुत ही बड़े से अस्पताल की बुनियाद डाली गई थी। वहाँ सब लोग ही पापा के डेरे में ठहरते थे। कुछ दिन बाद टीम वापस चली गई थी, मगर एक इंसान ऐसा था
जो वापस नहीं गया था और उसका नाम था विशाल। उसे गांव की आबो हवा बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए उसने पापा से अनुमति लेकर कुछ दिन यहीं रहने का इरादा बना लिया था। एक दिन मैंने अपनी सहेलियों के साथ निकली तो मेरी नज़र विशाल पर पड़ी थी। पहले ही नज़र में विशाल मुझे पसंद आ गया था। विशाल की आंखों की चमक बता रही थी कि मैं भी उसे पसंद आ गई हूँ। और फिर अगली बार मैं विशाल से खुद ही मिलने चली गई थी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा दिया था और कहने लगा, मुझे भी आपका इंतजार था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया। मैंने मम्मी के फ़ोन से उसे फ़ोन किया था और हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। वो कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तब मैंने उसे अपने मंगेतर रितेश के बारे में सब कुछ बता दिया था। वह मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था। कहने लगा, वह तो बहुत ही अजीब इंसान है। मैं उसके साथ 2 मिनट खड़ा रहकर बात भी नहीं कर सकता। तुम उसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? मैंने विशाल से कहा कि तुम अपना रिश्ता लेकर मेरे घर आओ। हो सकता है मेरे माता पिता को मुझ पर तरस आ जाए। विशाल ने हामी भरी थी और वापस से शहर चला गया था और फिर पूरे 1 हफ्ते बाद अपनी बहन और अपनी माँ के साथ वापस लौटा था। उसने मेरा रिश्ता मांगा था मगर मेरे पापा ने मना कर दिया था। मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मैं हर समय रोती रहती थी। मेरी भाभी और मेरी मम्मी मेरी दिलजोई करने की कोशिश किया करती थी। एक दिन मैंने पापा से बात करने का फैसला लिया। मैंने उनसे कह दिया कि मैं रितेश से शादी नहीं कर सकती। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, मैंने रितेश की माँ को जबान दे रखी है और अब वह इस दुनिया में नहीं है। मैं रितेश की स्वर्गीय माँ से किया हुआ वादा इस तरह तोड़ नहीं सकता। पापा की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पापा कहने लगे, कोई बात नहीं, वह समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। औरत अगर अच्छी हो और वफादार हो तो बद से बदतर लड़का भी ठीक कर लेती है। पापा यह कहकर बाहर निकल गए थे। मैंने उसी समय विशाल को फ़ोन किया था। मैं पूरी तरह से रो रही थी। वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और फिर मैं भी विशाल के साथ शहर भाग गई थी। मुझे मालूम था कि मेरे पापा की बहुत बदनामी होगी, मगर मैं मजबूर थी। मैं विशाल को खोना नहीं चाहती थी। विशाल ने मेरे साथ शादी की और मुझे अपने घर ले गया था। मगर जब विशाल की माँ को पता चला कि विशाल मुझे घर से भगा लाया है तो वह कहने लगी, बेटा, तुम गांव के चौधरी का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे डर है कि वह तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। विशाल भी एक करोड़पति बाप का बेटा था, मगर मेरी सास जरा पुराने विचारों की मालकिन थी। उन्होंने घर से भागी हुई लड़की को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने मेरे और विशाल के बीच फूट डलवाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन विशाल एक अच्छा पति साबित हुआ था। जिंदगी के हर मोड़ पर उसने मुझे इज्जत दी थी। यह भी भगवान की कृपा थी कि मेरे पापा और भाइयों ने मेरा पीछा नहीं किया था, नहीं तो मेरी जिंदगी नरक बन जाती। खैर, नरक तो अब भी बनी हुई थी, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि मैं बांझ हूँ, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे यही ख्याल आता था कि मेरे साथ यह सब मेरे माँ बाप की बद्दुआ का नतीजा तो नहीं है। खैर, अब मैंने अपने पति की दूसरी शादी कराने की सोच ली थी। मैं अपनी सास की जिद के आगे अपनी ज़िंदगी तबाह होने नहीं देना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी सास से चोरी छिपे मोहल्ले की एक औरत को कुछ पैसे के बदले अपने साथ मिला लिया था। मैंने उससे कहा था कि तुम मुझे किसी मजबूर, गरीब, लाचार सी लड़की का रिश्ता ला कर दो और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस औरत ने बड़े ही गुप्त रूप से मुझे अपने घर पर बुला लिया था। उसने मेरे सामने एक लड़की की तस्वीर रखी थी। मैं तो उसकी खूबसूरती देखकर ही दंग रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह जैसे चांद का टुकड़ा है। रिश्ता करने वाली वह औरत कहने लगी, यह लड़की अनाथ है और अपने चाचा के साथ रहती है। इसकी चाची चाहती है कि यह जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। मैं तो लड़की की तस्वीर देखकर बोली, आंटी, मैं कभी अपने पति की शादी इस लड़के से नहीं करूँगी। उसका हुस्न तो देखो, मेरा पति तो इसका में पागल ही हो जाएगा। वह औरत कहने लगी, बेटा, यह रिश्ता बहुत ही अच्छा है, इसको हाथ से मत जाने दो। यह बहुत ही सीधी सादी सी लड़की है, तुम्हारे सामने दबकर रहेंगी। मेरा जी तो नहीं मान रहा था, मगर मैं कर भी क्या सकती थी। मैं उस रिया नाम की लड़की का रिश्ता स्वीकार कर ही लिया था। मैं तस्वीर लेकर घर पहुंची
तो बड़ा अजीब सा मंजर देखने को मिला था। मेरा पति सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी सास और नंद उसके सामने बैठी हुई थी। मेरी नंद बोली, भाई आप एक बांझ लड़की के साथ जिंदगी क्यों गुजारना चाहते हैं? मैंने और मम्मी ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है, तुम उससे शादी कर लो। जिस पर विशाल बोला, आप दोनों अब बस भी करो। मैंने पसंद की शादी करके कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं कर लिया कि आप मुझे हर वक्त ताने देते रहते हैं। मैंने आपसे कह दिया कि मैं काजल के अलावा मैं किसी को स्वीकार नहीं करूँगा। वह मेरी पत्नी है और मरते दम तक वही मेरी पत्नी रहेंगी। जहाँ सास और नंद की बातों ने मेरा दिल छल्ली कर दिया था, वही विशाल की बातें सुनकर मुझे बहुत ही हिम्मत मिली थी। मैं उनसे कुछ बोले बिना ही कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद विशाल भी मेरे पीछे ही आ गया था। वह कहने लगा, तुम मम्मी और दीदी की बातों को दिल पर मत लेना। मैं बोली, आप दूसरी शादी कर ले। विशाल मेरी बात पर हैरान हो गया था। वह कहने लगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैंने कहा, आपको दूसरी शादी की इजाज़त दे रही हूँ, मगर आप मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेंगे, अपनी माँ की पसंद की लड़की से नहीं। विशाल कहने लगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी को स्वीकार नहीं कर सकता, फिर वह चाहे तुम्हारी पसंद की हो या फिर मम्मी की पसंद की, इससे कोई फर्क नहीं। शादी हो जाएंगी तो हमारे घर भी बच्चे होंगे, मेरी तरसती हुई ममता को सुकून मिल जाएगा। विशाल ने इनकार कर दिया और कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं वहीं बैठी रोती रही। सच तो यह है कि मुझे बच्चों की कोई इच्छा नहीं थी। मैं तो यह सब बस विशाल को खोने के डर की वजह से कर रही थी। खैर, कुछ दिन मेरे और विशाल के बीच नाराजगी रही थी, मगर मैंने उसे रो रो कर दूसरी शादी के लिए तैयार ही कर लिया था। मगर मैं खुश नहीं थी। रिया को अपनी सहेली बना लिया था और जिस दिन रिया मेरी सौतन बनकर मेरे घर आई थी, मेरी सास ने खूब हंगामा मचाया था। उन्होंने विशाल के साथ भी बहुत लड़ाई की थी कि कम से कम दूसरी शादी तो मेरी मर्जी से कर लेते। सास को यूं जलता हुआ देखकर वैसे तो मुझे सुकून मिल जाना चाहिए था, मगर मैंने वह पूरी रात अंगारों पर गुजारी थी। मैं पूरी रात रोती रही थी। यह ख्याल मेरी रूह को छलनी करने के लिए काफ़ी था कि जिस इंसान की आंखों में सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत हुआ करती थी, आज वह किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। जिस इंसान की बाहों में अब तक मैं सोती आ रही थी, आज उसकी बाहों में कोई और सो रही होगी। मुझे किसी पर सुकून नहीं मिल रहा था। पूरी रात करवटें लेते लेते गुजार दी थी। सुबह हुई तो मैं जल्दी से अपने कमरे से निकल आई थी, क्योंकि मैं विशाल से मुलाकात करना चाहती थी, मगर वह तो दिन के 12 बज जाने पर भी कमरे से नहीं निकला था। मैंने अपनी सौतन रिया से पूछा तो कहने लगी, विशाल तो सो रहे हैं। मैंने उसकी तरफ घुरकर देखा और बोला, तुमने उसे जगाया नहीं? तब रिया रोने लगी थी और बोली, विशाल ने मुझसे कहा है कि उन्होंने यह शादी सिर्फ आपकी जिद की वजह से की है और अब मैं किसी भी तरह उन पर अपना हक न जताऊं, नहीं तो वह मुझे तलाक देकर घर से निकाल देंगे। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं फिर से अपनी चाची के घर जाने का सोच भी नहीं सकती। मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती है। रिश्ते कराने वाली आंटी ने सच में बहुत ही मजबूर सी लड़की मुझे ढूंढ कर दी थी। खैर, मैंने सोचा कि विशाल मुझसे नाराज हो गए, खुद ही जब मूड ठीक हो जाएगा तो कमरे से बाहर निकल आएंगे। मगर मेरी यह गलतफहमी थी। विशाल की शादी को आज तीसरा दिन था, मगर वह अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। मुझे अब अजीब सा ख्याल सताने लगे थे। इसलिए जब एक दिन रिया किचन में बिजी थी तो मैं उसके कमरे में चली गई थी। विशाल अपने मोबाइल पर बिजी था। कदमों की आवाज़ सुनकर बोला, आ गई मेरी प्यारी रिया। शब्द ये थे, हथौड़ी जो मेरे सर पर आकर लगी थी, मैं वापस उन्हीं कदमों से लौट आई थी। क्या सिर्फ 3 ही दिनों में रिया ने विशाल को अपना बना लिया था? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा दिल बहुत ही तड़प रहा था। मैं अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी थी, तब पता चला कि मेरी नंद भी आई हुई थी। मेरी सास अपनी बेटी से कह रही थी, देखा तुम्हारी माँ कितनी सियानी है। मैंने एक ही चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। काजल बेचारी को तो यह भी नहीं मालूम कि उसने अपनी पति की शादी जिस लड़की से करवाई है वह मेरी पसंद की लड़की है। और फिर विशाल भी रिया पर पहले ही नज़र में फिदा हो गया था। यह सब तो इस लालची औरत की वजह से हुआ है, जिसने काजल को बेवकूफ़ बनाया था। यह सब सुनकर मेरा दिल फटने लगा था। मेरी सास आगे बोली, गोलियाँ खिलाई कि अब वह सच में बांझ बन चुकी है।
ये सब शब्द थे कि पत्थर जो मेरे शरीर पर बरस रहे थे। मैं जल्दी से अपने पति के कमरे की तरफ गई थी ताकि उसको बता सकूं कि आकर अपनी माँ और बहन की बातें सुने। उन्होंने मुझ पर कितना जुल्म किया है। अब मैं विशाल के कमरे की तरफ गई तो वह रिया से कह रहा था, मैंने जज्बात में आकर बहुत ही गलत फैसला कर लिया था। जब मैं काजल को भगा कर लाया था तो शादी के कुछ ही समय बाद मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काजल के भाइयों को पता चल चुका था कि वह मेरे साथ आई है, इसलिए वह मुझे फ़ोन करके धमकाते रहते थे कि हमारी बहन घर से भागी जरूर है, मगर अब भी वह अकेली नहीं है। अगर तुमने हमारी बहन का ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। मैं वहाँ रहकर आया था, मुझे पता है कि वह लोग कितने खतरनाक है, इसलिए मैं काजल को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। अब मम्मी ने मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर मेरी पत्नी को पागल बनाया और उसी के हाथों मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी है। और मेरी जान रिया, तुम भी मुझे पहली ही नज़र में भा गई हो। जिंदगी भर अब तुम मेरे साथ रहोगी। हाय, मैं क्या सुन रही थी। यह वही विशाल था जिसकी वजह से मैंने खुद को दांव पर लगा दिया। मैं दबे कदमों विशाल के कमरे से चली गई थी। वह मुझे अपने सामने देखकर हैरान हो गया था। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका राज इतनी जल्दी जान लूँगी। मैं बोली, विशाल, अगर छोड़ना ही था तो यूं ही छोड़ देते। मुझे बांझ बनाने की क्या ज़रूरत थी। क्या किसी इंसान से भगवान की दी हुई सौगात छीन लेना उसका खून कर देने के बराबर होता है। तुम सबने मिलकर मुझे बेमौत मार दिया। इतना कहकर मैं उसके कमरे से निकल आई थी। वह मेरे पीछे आया था। कमरे का दरवाज़ा खटखटाता रहा, मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसी रात मैं विशाल के घर से और उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल आई थी। अब मैं एक अनाथ आश्रम में रहती हूँ। मैंने विशाल से अभी तक तलाक नहीं ली, क्योंकि अब मुझे किसी भी मर्द पर विश्वास नहीं था, तो फिर तलाक लेने का क्या फ़ायदा। मैं मम्मी से फ़ोन पर बात कर लिया करती हूँ। वह मुझसे मिलने भी आती है। वह मुझे घर ले जाना चाहती है, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने भाइयों और अपने बाप का सामना कर सकूं। एक दिन अपनी किस्मत पर बैठी हुई आंसू बहा रही थी, तभी बाहर बैठा गार्ड मेरे पास आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। मुझे देते हुए कहने लगा, मैडम जी, यह लिफाफा एक आदमी आपके लिए देकर गया है। उस लिफाफे पर नज़र पड़ते ही मुझे पहले ख्याल विशाल का आया था, और इस ख्याल के साथ ही बेतहाशा नफरत मेरे दिल में उमड़ आई। अब तो मुझे विशाल के नाम से ही नफरत हो गई थी। खुद पर हंसी आती थी कि कभी मैंने विशाल को दिलो जान से चाहा था। जी चाहा कि वह लिफाफा उठाकर अभी बाहर फेंक दूं, और अपने इस ख्याल को पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ी ही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, विशाल मेरे लिए इतना कब से मेहरबान हो सकता है कि वह मुझे कोई गिफ्ट भेजे। वह तो अपनी रिया में खोया हुआ है, और जो कुछ उसने और उसकी माँ ने मेरे साथ किया, उसके बाद तो मैं विशाल से किसी बात की उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। कुछ सोचकर मैंने वह लिफाफा उस गार्ड से ले लिया, और अंदर कमरे में बैठकर जब वह लिफाफा खोलकर मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी, क्योंकि उसमें वही रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ थी जो कभी मुझे रितेश ने दी थी। उन चूड़ियों को देखते ही रितेश का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया था। हो ना हो, यह चूड़ियाँ मुझे रितेश ने ही भेजी थी। मैं फौरन दरवाजे की तरफ भागी थी और गार्ड से पूछा, यह चूड़ियाँ तुम्हें किसने दी। तो उसने बताया कि जिस आदमी ने यह चूड़ियाँ दी थी वह कब का जा चुका है, लेकिन साथ ही उस आदमी ने कहा था कि अगर काजल मैडम इन चूड़ियों को तोड़ दे तो तुम इन कांच की चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रख लेना और मुझे दे देना। यह टूटी हुई कांच की चूड़ियों के टुकड़े मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है। रितेश अचानक ही मेरे लफ्ज फड़फड़ाए थे। मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। लोफर और लापरवाह रितेश का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। क्या रितेश को मैं अब भी याद थी? क्या रितेश अभी मुझसे मोहब्बत करता है? लेकिन मैं अब भी किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मैं कांच की चूड़ियों को हाथ में थामे वापस कमरे में आ गई थी, और अगले दिन जब मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो मैंने रितेश के बारे में पूछा, और रितेश के बारे में जो कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई, उसे सुनकर मेरा दिल तड़प उठा था। मेरी माँ ने बताया कि जिस दिन तुम विशाल के साथ घर से भाग गई थी, उस दिन रितेश बहुत रोया था। उसकी चीखों से पूरा गांव अपना दिल थाम कर रह गया था। वह चीख चीख कर बस राधा राधा पुकार रहा था।
मुझे याद आया कि रितेश मुझे राधा ही तो पुकारता था। माँ ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वह एकदम बदल गया था। उसने अपने बाप की सारी जमीनों को बेचकर गांव में एक स्कूल खुलवाया था। उसे लगता था कि तुम उसे अनपढ़ होने की वजह से छोड़ गई हो। स्कूल में टीचर रखकर उसने गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया था। साथ साथ शहर में अपना एक बिजनेस भी खड़ा किया था, जो धीरे धीरे तरक्की करता गया। और अब भगवान की कृपा से रितेश के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन जितना ही उसके पास पैसा है, उतना ही वह गरीबों में दान कर देता है। वह कहता है कि मैं इतने सारे पैसे को अपने पास रखकर क्या करूँगा, जब मेरी राधा ही मेरे पास नहीं है। ना हंसता है ना बोलता है, बस चुपचाप अपने आप में खोया रहता है। जब तुम्हारे पापा और मैं उसे देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उसके हालात के जिम्मेदार हमारी अपनी बेटी है। रितेश के बारे में यह सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जल्द से जल्द रितेश से मिलना चाहती थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल रितेश से मिलने के लिए मचल उठा था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं रितेश से एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ की आंखों में चमक आ गई थी। कहने लगी, काजल, अगर तुम चाहो तो रितेश के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। वह अब भी तुम्हारे इंतजार में है। लेकिन मैं अब कहाँ रितेश के काबिल थी। मैं तो एक बांझ औरत थी और एक शादीशुदा औरत थी। लेकिन मैं एक बार रितेश से मिलकर उसे माफ़ी मांगना चाहती थी, जो मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई और विशाल को हीरा समझकर पत्थर से सर फोड़ बैठी थी। मैं मम्मी के साथ रितेश के घर पहुंच गई थी। उस समय रितेश अपने घर पर नहीं था। नौकर ने मुझे बाहर हॉल में बिठा दिया था। मम्मी और मुझे बैठे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन रितेश अभी तक नहीं आया था। तब मैंने नौकर से पूछकर रितेश के कमरे में चली गई थी। साफ सुथरा कमरा, कहीं से भी रितेश का कमरा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत ही पढ़े लिखे इंसान का कमरा है। और फिर अचानक ही मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी कि मैं वहीं दिल थामकर बैठ गई थी। सामने ही दीवार पर शीशे लगे फ्रेम में उन्हीं कांच की टूटी चिड़ियों के टुकड़ों से राधा लिखा हुआ था, जिसका मतलब यह है रितेश मुझसे उसी समय से इतनी मोहब्बत करता था और मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई थी। रितेश ने जब मुझे पहली बार चूड़ियाँ गिफ्ट की थी और मैं उन्हें पैरों से कुचल कर तोड़ दिया था, रितेश ने उन चूड़ियों के टुकड़े को संभाल कर रखा हुआ था और आज तक उन्हें संभाल कर रखे हुए थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और पता ही नहीं चला कि रितेश मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था। और जब उसने राधा कहकर पुकारा तो मैं अचानक ही पलटी थी। वह तो बिल्कुल पहचान ही नहीं आ रहा था। वो लापरवाह सा लोफर सा रितेश कहीं खो गया था। मेरे सामने एक सज्जन व्यक्ति खड़ा था, जिसे देखकर कह ही नहीं सकते थे कि वह अनपढ़ है। मैं रोती हुई अचानक ही रितेश के सीने से जा लगी थी। मैंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी और मैं यह भूल गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ और रितेश से मेरा कोई संबंध नहीं था। रितेश बहुत देर तक यूं ही खड़ा रहा और मैं रितेश के सीने से लगी रोती रही। मेरे मुंह में बस यही शब्द निकल रहे थे, रितेश मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। शायद इसलिए भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। बहुत देर बाद रितेश ने मेरे सिर पर हाथ रखा था। उसने कहा, राधा, मैंने तुम्हें कभी कसूरवार ठहराया ही नहीं था। गलती तो मेरी ही थी जो मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। मैं आंसू पोंछते हुए रितेश के सीने से अलग हुई थी। थोड़ी देर बाद रितेश बोला कि राधा, मेरे दिल के दरवाजे अभी भी तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और लड़की नहीं है, चाहे तो झांक कर देख सकती हो। एक पल के लिए रितेश के चेहरे पर वही शरारत उभर आई थी जो आपसे 5 साल पहले लापरवाह से रितेश के चेहरे पर हुआ करती थी। मैंने रोते हुए कहा, रितेश, अब मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। मैं विशाल की त्यागी हुई पत्नी और एक बांझ औरत हूँ। जिस पर रितेश ने कहा था कि राधा, तुम मेरे लिए अभी भी वही 5 साल पहले वाली राधा हो जिससे मैं बेतहाशा मोहब्बत करता था और आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो, बांझ हो, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती थी कि रितेश की ज़िंदगी में रोशनी भरने के बजाय उसकी ज़िंदगी में अंधेरा भर देती। मैं उसे बच्चों की खुशी नहीं दे सकती थी और विशाल ने मुझे जो जख्म दिया था वह अभी ताज़ा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल अब किसी मर्द पर विश्वास नहीं कर रहा था। मर्द मर्द ही होता है,
कहीं ऐसा ना हो कि रितेश को भी कल बच्चों की चाहत होने लगे और वह मुझसे नजरें चुरा ले। मैं रोते हुए बाहर भाग गई थी और अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर अपने घर वापस आ गई थी। मेरे पापा और मेरे भाइयों ने भी मेरे हालात को देखते हुए मुझे माफ कर दिया था। अगले दिन फिर रितेश मेरे पास आया था। उसने उदासी भरे शब्दों से कहा था कि राधा, मुझे नहीं पता कि मेरी मोहब्बत इतनी खोखली है कि भगवान ने मुझे दूसरे बार मौका दिया और तब भी तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अगर आज तुमने मेरी मोहब्बत को नहीं अपनाया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊंगा, कभी लौटकर तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। मैं यह काँच की चूड़ियाँ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत स्वीकार है तो उन्हें पहनकर बाहर आ जाना, नहीं तो इन्हें तोड़कर उनके टुकड़े मेरे पास ले आना। यह कहकर रितेश वह काँच की चूड़ियाँ मेरे बेड पर रखकर चला गया था। मैं बहुत देर तक उन काँच की चूड़ियों को देखते रही थी। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया था, एक सच्चे प्यार को पाने का मौका दिया था और अब मैं उस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने वह काँच की चूड़ियाँ उठाई और अपने हाथों में पहन ली थी। जब मैं बाहर निकल कर आई तो रितेश मम्मी के साथ बातों में बिजी था। मैंने अपने हाथ पीछे कर रखे थे। मुझे बाहर आते देखकर रितेश के चेहरे का रंग बदल गया था। वह शायद यही सोच रहा था कि मैं चूड़ियों के टुकड़े करके लेकर आई हूँ और जब मैं उसके सामने आकर अपने हाथ सामने किए तो वह खुशी से उछल हाथों को चूम लिया था। मम्मी ने खासकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था तो उसने जल्दी से मेरे हाथ छोड़ दिए थे। मैं हंसती हुई अपने कमरे में भाग गई थी। मेरे तरफ से हाँ होते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। उधर मेरे भाइयों और पापा ने विशाल से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दे रखी थी। एक हफ्ते में ही मेरा और विशाल का तलाक हो गया और मेरी शादी रितेश से हो गई। मेरे बाप माँ ने मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से की थी। ऐसा लग रहा था कि ये शादी मेरी पहली शादी है। शादी की खुशी क्या होती है वो मुझे अब महसूस हो रही थी। इससे पहले तो मैं विशाल के साथ बस कोर्ट मैरिज की थी। सुहाग की सेज पर बैठे मैं रितेश का इंतजार कर रही थी तो मेरे दिल में कहीं से कहीं तक विशाल की परछाई नहीं थी। बस रितेश के नाम से ही दिल धड़क रहा था और जब रितेश कमरे में आया तो और मैं सिमट कर बैठ गई थी और जब रितेश ने मुझे बाहों में भरते हुए मेरे कान के पास अपना मुंह ले जाकर मधोस लहजे में कहा था कि राधा, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि राधा सिर्फ कृष्ण की ही है, बाकी तो सब गोपियां हैं। तो मैंने शर्मा कर अपना सर रितेश के सीने में छुपा लिया था। रितेश ने भी कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। रितेश के साथ जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी कभी सोचा नहीं था। रितेश की मोहब्बत के साये में 1 साल गुजर चुका था। मैं रितेश को अपनी और विशाल की सारी कहानी सुना दी थी। रितेश ने मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया था और डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई थी कि इलाज के बाद मैं माँ बन सकती हूँ। और एक दिन मार्केट में शॉपिंग करते हुए मेरी मुलाकात विशाल से हुई थी, लेकिन विशाल के चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी। मुझे देखते हुए मेरे पास आया था, मुझे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। कहने लगा, काजल, मैं और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सज़ा भगवान ने मुझे दे दी है। मेरी माँ पैरालाइज हो गई और वह बिस्तर पर पड़ी रहती है। मेरी माँ को पोता खिलाने की बहुत जल्दी थी और जब शादी के 1 साल बाद भी रिया प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैंने और रिया ने अपने टेस्ट करवाए जिसमें रिया की रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट में आया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अब रिया दिन रात मुझे बांझ होने के ताने देती है। काजल, मुझे तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आती है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी ज़िंदगी से जा चुकी हो, लेकिन बस एक काम कर सकता हूँ कि तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग सकता हूँ। अगर तुम माफ़ कर सकती हो तो प्लीज़ ज़रूर कर देना। हो सकता है तुम्हारे माफ़ करने से मेरी ज़िंदगी में आए हुए दुख थोड़े कम हो जाए। मैंने कसकर रितेश का हाथ पकड़ा और रितेश की तरफ देखते हुए विशाल से कहा था कि विशाल, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। जब भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा दे दी है तो फिर भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें सज़ा देने वाली। और इतना कहकर मैं आगे बढ़ गई थी। विशाल हारे हुए जुआरी की तरह मुझे देखता रहा था और मैं रितेश का हाथ थामे आगे बढ़ती जा रही थी, जहाँ आगे जिंदगी में मेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ थी।